हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि जो पानी है उसका अवशोषण पादप है जो कैसे करेंगे, प्लांट्स वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, ये पढ़ लिया था हमने। उसकी मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि पढ़ ली थी, सक्रिय व निष्क्रिय अवशोषण के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में ही आपको ये वीडियो देखना है और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि जल का अवशोषण होने के बाद में क्या होता है। जैसे हमारे पास ये एक प्लांट है, एक पादप है जिसमें जड़ है नीचे और यहाँ पर पाई जा रही है मूल रोम। मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं और उसको अंदर तक पहुँचाएंगे, यानी कहाँ तक पहुँचाएंगे, जाइलम तक पहुँचाते हैं। फिर जाइलम इस जल को ऊपर की ओर पहुँचाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ से मूल रोम से पानी है ये जाइलम तक कैसे जाएगा, यानी मूल रोम जो है, रूट हेयर जो है, वहाँ से पानी को कहाँ जाना है, जाइलम तक पहुँचना होता है। तो इस प्रक्रिया के लिए इसको हम कह देंगे अरीय परिवहन। जल का क्या हो जाएगा, अरीय परिवहन भी बोल सकते हैं हम इसका, ठीक है। अब ये सब कैसे होता है उसके बारे में देखें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतना भाग हमने जूम करके देखा है, यानी इसका टीएस काटा है और माइक्रोस्कोप में देखा है। तो इसमें सबसे बाहर की ओर पाई जाती है एक त्वचा जिसका नाम होता है मूलीय त्वचा, यानी एपिब्लेमा। इस पे होते हैं मूल रोम, रूट हेयर। फिर उसके अंदर की ओर इनमें पाई जाती है कोशिकाएं, सेल्स होती है। इनको हमने नाम क्या दिया है, इनको कहा है वलकुट, ठीक है। इनका नाम होता है वलकुट, ठीक है। वलकुट के अंदर की ओर की जो कोशिकाएं होगी उनका नाम होता है परिरंभ। सॉरी, परिरंभ नहीं होगा, पहले एंडोडर्मिस होगा, ठीक है, एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस। और उसके अंदर की ओर की कोशिकाएं होगी उनका नाम होता है परिरंभ की कोशिकाएं। ये है परिरंभ या पेरिसाइकल। उसके बाद में आते हैं जाइलम, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस जल को यहाँ से, यानी पहले तो मूल रोम में पहुँच गया, अब ये मूल रोम से पहुँचेगा कहाँ पर, ये जाइलम तक पहुँचता है। तो अब ये जो प्रक्रिया होती है, यहाँ से देखिए इसमें कौन कौन से भाग तक जा रहा है। पहले जल कहाँ आया, मूल रोम में आया, रूट हेयर में आया, ठीक है। उसके बाद में पानी कहाँ गया, बाद में बाह्य त्वचा की कोशिका है, ठीक है, जिसका नाम होता है मूलीय त्वचा, ठीक है, उस कोशिका में पहुँचा, ठीक है। उसके बाद में किस में गया, ये वलकुट की कोशिका में गया। वलकुट की कोशिका से कहाँ जाएगा, ये एंडोडर्मिस की कोशिका में जाएगा। वलकुट को हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ध्यान रखना है, उसमें जाएगा। एंडोडर्मिस से ये किस में जाएगा, परिरंभ की कोशिका में जाएगा। परिरंभ को पेरिसाइकल भी कहते हैं। और फिर परिरंभ से कहाँ पहुँचेगा, जाइलम तक पहुँचता है। तो ये मार्ग होता है मूल रोम से जाइलम तक पहुँचने का। अब मूल रोम से जाइलम तक पहुंचने के लिए इसमें अलग अलग क्रियाविधि अपनाएगा ये, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पर एक और आपको जानना है कि एंडोडर्मिस जो है, ठीक है, ये जो एंडोडर्मिस दिखाई है, इनमें क्या होता है, इनमें सुबेरिन की बनी हुई, किसकी, सुबेरिन। सुबेरिन एक मोमी पदार्थ होता है। मोमी क्या होता है, जल के लिए कैसा होता है, अगर आप किसी चीज़ के मोम रगड़ दिया है तो वो चिकना हो जाएगा, गीला नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सुबेरिन है, ये जल विरोधी होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ से पानी अंदर नहीं प्रेस जा पाएगा, पानी को यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होंगी, उसके थ्रू ही अंदर जाना पड़ेगा। और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं पथ कोशिकाएं, पथ कोशिकाएं या पाथ सेल, या हम इसको दूसरा पासेज सेल भी कहते हैं, पासेज सेल, ठीक है। तो देखें, जब जल है ये एंडोडर्मिस तक पहुंच जाता है तो एंडोडर्मिस में सुबेरिन की पट्टिकाएं होती है, इनका नाम होता है कैस्पेरियन पट्टिकाएं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं। और ये पट्टिकाएं जो होती है, कैस्पेरियन पट्टिकाएं, जल के लिए अपारगम्य होती है, यानी पानी को ये आगे नहीं जाने देगी। तो लेकिन कहीं कहीं पर ये पट्टिकाएं अब्सेंट होगी, यानी यहाँ पर ये पट्टिकाएं अब्सेंट है, नहीं पाई जा रही।
ठीक है, नहीं पाई जा रही, तो अब पानी है ये इस भाग से होकर जाएगा, और इन कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, पथ कोशिकाएं या पासेज सेल। तो इसकी परिभाषा याद आपको पता चल गई कि एंडोडर्मिस की वह कोशिकाएं होंगी जिनमें सुबेरियन पट्टिकाएं यानी कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं पाई जा रही, और उनको हम क्या कह देंगे, पथ कोशिकाएं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ मूल रोम है, यहाँ से पानी यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। ठीक है, ओके, तो मूल रोम से पानी है ये जाइलम तक पहुँचता है। इसके लिए इनमें 3 विधियाँ पादप में पाई जाती है। ठीक है, पहला कहलाती है एपोप्लास्ट पथ, एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, दूसरा कहलाता है इसमें सिम्प्लास्ट पथ या सिम्प्लास्ट पाथवे, और तीसरा इसमें कहलाता है रसधानी पथ, वेक्यूलर पाथवे। तो 3 पथ इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, एपोप्लास्ट पथ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ की कोशिकाएं जो है ना उनको डिटेल से दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये कोशिका है, कॉर्टेक्स की कोशिका है, ये दूसरे कॉर्टेक्स की कोशिका है। ठीक है, इनमें बाहर की तरफ कोशिका भित्ति होती है, अंदर की ओर कोशिका झिल्ली दिखाई है। ठीक है, ये दूसरी कॉर्टेक्स की कोशिका है। इसके पश्चात मैंने दिखा दिया है यहाँ पर एंडोडर्मिस की कोशिका। ठीक है, एंडोडर्मिस की कोशिका है ये, और उसके बाद में परिरंभ की कोशिका, ये परिरंभ की कोशिका मैंने दिखाई है, और उसके बाद में जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। यहाँ पर हम जाइलम कहेंगे, जाइलम आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, पानी है वो मूल रोम से जब कॉर्टेक्स की कोशिका में प्रवेश करता है तो इसको ये कॉर्टेक्स है यानी वलकुट की कोशिका है, ये भी वलकुट की कोशिका है। ठीक है, उसके बाद में एंडोडर्मिस की कोशिका, उसके बाद में परिरंभ की कोशिका है। अब पानी है ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो अगर ये पानी क्या करे, इनके जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जो रिक्त स्थान होता है ना, उसमें से होकर ये दूसरी कोशिका के अंदर जाए। ठीक है, इस तरह होकर जा रहा है। तो अगर ये इनमें होकर जाए तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे एपोप्लास्ट पथ, एपोप्लास्ट पथ। कंप्लीट है। तो हम यहाँ से क्या बना देंगे कि जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, खाली अवकाश होता है, उनसे होकर जल है ये वलकुट एंडोडर्मिस से होता हुआ जाइलम तक पहुंच रहा है। तो यह पथ कहलाएगा एपोप्लास्ट पथ। कंप्लीट है। अब क्या होता है कि अगर ये पानी है ये कोशिका में प्रवेश कर गया, ठीक है, कोशिका में प्रवेश कर गया, जीव द्रव्य में प्रवेश कर गया। अब क्या होता है, ये पादप कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है, इनका कनेक्शन रहता है एक दूसरे से। इनके मध्य में जो कनेक्शन, इनको कनेक्ट करने वाले जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जो इनको जोड़े रखती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा इनका नाम होता है, या जीव द्रव्य तंतु इनको कहा जाता है। तो आपको प्लाज्मोडेस्मेटा याद रखना है। अब ये जल है, पानी आ रहा है अंदर, ये कहाँ चला गया, अब ये पानी है इस जीव द्रव्य में गया, फिर इससे क्या होगा, इस कोशिका में चला जाएगा, फिर इससे इस कोशिका में जाएगा, फिर इससे इस कोशिका में जाएगा। इस प्रकार होता हुआ ये जाइलम तक पहुंच रहा है। तो अगर जीव द्रव्य और प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा ये पानी आगे जा रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कहेंगे सिम्प्लास्ट पथ, सिम्प्लास्ट पथ। तो हमारे पास एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दो पथ हो गए। अब देखें एक चीज़ और याद रखना है, हमारे पास ये एंडोडर्मिस की कोशिकाएं मैंने यहाँ दिखाई है, ये ए लिखा था ना यहाँ पर, ठीक है, ये एंडोडर्मिस की कोशिका है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एंडोडर्मिस की कोशिका में क्या होता है, इनके अंदर कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये पानी को आगे नहीं जाने देती, यानी एपोप्लास्ट पथ चलता है ना ये, तो ये एंडोडर्मिस के पास आकर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि कैस्पेरियन पट्टिकाएं पानी को आगे नहीं जाने देगी। तो जो पानी है ये कहाँ आएगा, फिर पानी वापस कोशिका में प्रवेश करेगा, पानी है ये वापस कोशिका में आएगा, फिर कोशिका से आगे फिर जाएगा। यानी एपोप्लास्ट पथ है ये एंडोडर्मिस तक ही होता है, उसके बाद में इसको कोशिका में पानी को आना पड़ता है, फिर कोशिका के द्वारा पानी आगे पहुँचेगा, यानी सिम्प्लास्ट पथ चलेगा। कंप्लीट है। यानी हम कह देंगे एपोप्लास्ट पथ है ये एंडोडर्मिस के बाद में सिम्प्लास्ट पथ में परिवर्तित हो जाएगा।
कंप्लीट। अब देखें, कोशिका भित्ति है, ठीक है, उसको निर्जीव भाग माना जाता है, तो ये जो है ये निर्जीव पथ कहलाएगा। कौन सा? कोशिका भित्ति को नहीं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में खाली जगह है, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? निर्जीव पथ हो गया। सिम्प्लास्ट पथ, सिम्प्लास्ट पथ में को क्या कहेंगे हम? जीवित पथ कहेंगे। अब जीवित पथ इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या है, जो जीव द्रव्य है, प्लाज्मोडेस्माटा, ये सब काम आ रहे हैं। तो जीव द्रव्य है, ये जीवित पदार्थ से बना होता है, ठीक है, तो उसको हम जीवित पथ कहेंगे। कंप्लीट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक, ये सब जीवित है तभी काम कर रहे हैं, वरना अगर ये निर्जीव हो गए तो काम नहीं करेंगे, मृत्यु हो गई तो ये सब जीवित है, तो इसको हम कहेंगे जीवित पथ। कंप्लीट है। तो हमने पढ़ लिया एपोप्लास्ट पथ और सिम्प्लास्ट पथ। अब हम जानते हैं रसधानी पथ क्या होता है। देखें, रसधानी पथ में क्या होगा, ये हमारे पास वलकुट की कोशिकाएं हैं, फिर एंडोडर्मिस की कोशिकाएं हैं, फिर परिरम की कोशिकाएं हैं। इनमें पाई जाती है रसधानी, या इनको हम कहते हैं दूसरा नाम रिक्तिका। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रसधानी की जो झिल्ली होती है उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी इसकी जो झिल्ली जो मैंने बनाई है ना, ये पूरी क्या कहलाएगी? टोनोप्लास्ट। तो पानी इस झिल्ली के अंदर चला जाएगा, ये झिल्ली पानी से फुल हो जाएगी। फुल होने के बाद में ये पानी को क्या करेगी? आगे ट्रांसफ़र कर देगी दूसरी कोशिका में। इसमें रसधानी है, उसमें पानी चला गया, ये पानी से फुल हो जाएगी, फिर ये आगे ट्रांसफ़र कर रही है। तो इस प्रकार रसधानी के माध्यम से जल का प्रवाह हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रसधानी पथ कहलाएगा। कंप्लीट है। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, और आपको उसमें से पहचानना है कि कौन सा एपोप्लास्ट पथ है, कौन सा सिम्प्लास्ट पथ है, ठीक है। ओके, तो आपको इस डायग्राम में ए बी और डी नहीं, सॉरी सी, ए बी और सी पहचानना है, और एक ये भी पहचानना है। यहाँ पर ये जो बना हुआ है संरचना, ये हो गई हमारे पास डी। तो ए बी सी डी ये पहचानना है, और पहचान के आपको कमेंट में बताना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ठीक है। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पानी है ये ऊपर की ओर कैसे चढ़ेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रसारोहण। रसारोहण कैसे होगा, एसेंट ऑफ शेप कैसे होगा। धन्यवाद।